नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। हम सब अपने डिस्कशंस में अक्सर ये एक दूसरे से कहते हैं कि इंडिया एक बहुत ही ग्रेट कंट्री था, बहुत ही कल्चर जो इंडिया का था वो बहुत ही एक रिच कल्चर हुआ करता था। इसका एजुकेशन सिस्टम, इसके गुरुकुल सिस्टम बहुत ही मार्वलस थे, बहुत ही एडवांस थे और जो उनमें बातें पढ़ाई और सिखाई जाती थी वो सब्सिक्वेंटली ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जो कि एक वैदिक पीरियड, वैदिक एरा के टाइम पे था, वो दरअसल था क्या, वो असली में था क्या, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी आपस में बात करते हुए प्राउड फील करते हैं। तो आज एक डिटेल डीप स्टडी है इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जो वैदिक एरा के टाइम था। तो जो उस टाइम पे जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम टीचिंग का था, वो उनके सोर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन या सोर्स ऑफ एजुकेशन उस टाइम पे ये सारे थे, जिसमें मेनली 4 वेद पढ़ाए जाते थे, 6 वेदांगस कहते थे उनको, वो पढ़ाए जाते थे, 4 उपवेदा, 4 ब्रह्मणास, 180 उपनिषद थे, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, भगवद गीता और 3 स्मृतिज। तो ये सोर्सेज ऑफ वैदिक एजुकेशन उस टाइम पे हुआ करते थे और इनके बेसिस के, इनके अराउंड ही सारा स्ट्रक्चर हुआ करता था। और जो ये वैदिक पीरियड था जिसमें ये इस टाइप की एजुकेशन दी जाती थी ओरिजिनली, वो 600 BC से पहले दी जाती थी, 600 BC से पहले। तो ये इतना पुराना हमारा वैदिक सिस्टम था। तो इस वैदिक सिस्टम के मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उस टाइम पे क्या हुआ करते थे। जो वेरियस वेदास है, जहाँ जहाँ पर ये स्टडीज़ दी गई हैं, उसके अनुसार दो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, वो मोक्ष का हुआ करता था एजुकेशन के लिए। जो अल्टीमेट, जो बॉटम लाइन या जिसे कहेंगे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज अचीवमेंट ऑफ मोक्षा और सेल्फ रियलाइजेशन, कि भाई हम हैं क्या। ये सेल्फ रियलाइजेशन उस टाइम के जो वैदिक एजुकेशन या उस टाइम के हमारे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन थी, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था। और जो इन्फ्यूजन ऑफ पाइटी एंड राइट रिलीजियसनेस, यानी कि जो एंशिएंट इंडिया में जो रिलीजन था वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पार्ट प्ले किया करता था, एंड एजुकेशन उसी को इन्फ्यूज़ करने का भी एक जरिया था कि भाई अपने रिलीजन के बारे में, अपने रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए और उसका इन्फ्लुएंस करें। फिर एजुकेशन का एक और एम होता था कि वर्डलीनेस, यानी कि वर्डलीनेस मतलब है कि जो वर्डलीनेस का मतलब इसमें यह था कि हैप्पीनेस इन अदर वर्ल्ड वॉज गिवन मोर स्ट्रेस देन द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, यानी कि जो ना केवल अर्थ पे बल्कि हम अपने जो बिफोर और आफ्टर जो हमारी लाइफ है, तो उस पे जो अल्टीमेटली हम कहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, उस तरह से तो वर्डलीनेस का एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा था। करेक्टर फॉर्मेशन एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि मॉरलिटी और द राइट बिहेवियर ये सिखाया जाता था अपने प्यूपिल्स, अपने स्टूडेंट्स को गुरु के द्वारा, कि मॉरलिटी और द राइट बिहेवियर वाज द हायर धर्मा, कि हमेशा जो हमारा एक एटीट्यूड, हमारा एक जो वे ऑफ डीलिंग विद द पब्लिक या वे ऑफ डीलिंग विद ईच अदर, वो एक तरीके से होना चाहिए था, उसमें एक मॉरलिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, और वही हमारा धर्म था। एजुकेशन वॉज रिगार्डेड एज अ मीन्स ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यूज़, वो हमें वैल्यूज़ इनकलकेट करवाती थी,
such as strict obedience of elders, truthfulness, honesty एंड टेम्परेंस, यानी कि धैर्य रखने को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था उस टाइम पे। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, इस पे भी बहुत ध्यान दिया जाता था कि जो अपना प्यूपिल था, जो स्टूडेंट हुआ करता था, एक बार जब वो ग्रेजुएट होके अपने गुरुकुल्स, अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से जब निकलता था तो उसकी जो ऑल राउंड पर्सनैलिटी थी उस पर वो पता चलना चाहिए था कि वो कहाँ, किस गुरुकुल का प्रोडक्ट है या किस आश्रम का प्रोडक्ट है, कि उसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड द करेक्ट जजमेंट, ये क्राइटेरिया उसके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। इसी तरह से स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज़, क्योंकि स्टूडेंट जो था उसको एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीने के बारे में नहीं सिखाया जाता था। उसको अपनी सारी ड्यूटीज़, अपनी फैमिली के लिए ड्यूटीज़, अपनी सोसाइटी के लिए ड्यूटीज़, अपनी कंट्री के लिए ड्यूटीज़, जो उसकी राजा के लिए ड्यूटीज़ या अपनी प्रजा के लिए ड्यूटीज़, इस तरह से वो सारी ड्यूटीज़ उसको, सोशल ड्यूटीज़ को सिखाया जाता था। और प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन जनरल, ये सिखाया जाता था कि भाई कि जो वेलफेयर का जो काम है पब्लिक का इन जनरल, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन उसको माना गया। कि सोसाइटी में उस टाइम पे जो डिवीज़न ऑफ वर्क था उस कंसेप्ट को पहचान लिया था, तो हर एक वर्क पीपल की अपलिफ्टमेंट, उनकी जो एक वेलफेयर की फीलिंग उस प्यूपिल में आनी चाहिए थी। इसी तरह से जो एक और एम हुआ करता था इस एजुकेशन सिस्टम का, वो प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द कल्चर ऑफ द सिटी, द कंट्री, द टाउन, जहाँ भी वो उस देश में जो कल्चर चलता था उसका प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन उस प्यूपिल द्वारा किया जाना चाहिए था। सो वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उसके कुछ फीचर्स थे। सो मेन फीचर्स उसके ये थे कि पहली बात तो एजुकेशन जो थी वो फ्री थी। हालांकि गुरु दक्षिणा का कंसेप्ट था, बट वो यूजुअली वॉलंटरी था, या गुरु अपने टीचिंग्स के बदले में कुछ अपने शिष्य से या जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हो रहा होता था उससे कुछ अपना पर्सनल काम करवा लिया। तो ये बेसिकली एजुकेशन सिस्टम वो फ्री थी एंशिएंट इंडिया में। एंड टीचिंग बेसिकली एक होली ड्यूटी उस ब्राह्मण की मानी जाती थी, एंड जिसको उसको करना ही होता था इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द फीस। जो फीस इन्वॉल्व थी उसके इरिस्पेक्टिव टीचर की ड्यूटी थी कि वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छी नॉलेज इम्पार्ट करे। सो टीचर्स वर एक्सपेक्टेड टू डिवोट देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ टीचिंग in the missionary spirit of self-sacrifice, and the society and teaching in the सोसाइटी को जो एक जो प्रिंसिपल्स ले आउट होते थे सोसाइटी के लिए, पब्लिक एंड द स्टेट शुड हेल्प द लर्नेड टीचर्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेरी लिबरली। तो बेसिकली जो टीचर था वो एक टोटली वॉलंटरी सर्विस होती थी, और वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि रिस्पेक्टिव ऑफ फीस जो भी स्टूडेंट दे पाए वो अपना बेस्ट पॉसिबल नॉलेज को ट्रांसफ़र करे। दूसरा था कि भाई उसका फीचर उस टाइम का एंशिएंट इंडिया की ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम था कि जो स्टेट कंट्रोल कुछ भी नहीं हुआ करता था, यानी कि राजा का जो डायरेक्ट कंट्रोल होता एजुकेशन पे वो बिल्कुल भी नहीं था, कि नो स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन। तो जो रूलर्स होते थे कंट्री के, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं होता था उस गुरुकुल से, और इट वाज अ प्राइवेट अफेयर। वो जैसे जो टीचर था ब्राह्मण हुआ करते थे तो उनका टोटल कंट्रोल हुआ करता था अपने गुरुकुल पे, और राजा को भी आई थिंक बिना परमिशन के जो है अलाउ नहीं हुआ करता था इनसाइड में। फिर था कि जो टीचर का स्टेचर हुआ करता था वो बहुत ही हाई हुआ करता था। इनफैक्ट फॉर द स्टूडेंट, तो टीचर का जो एक दर्जा था वो पेरेंट के बराबर ही था।
तो हाईली ऑनर्ड हुआ करते थे टीचर्स, एंड इवन बाय द किंग्स रोज फ्रॉम देयर थ्रोन्स टू रिसीव ग्रेट टीचर्स सच एज नारदा, विश्वामित्र, विशिष्ठा, गुरु विशिष्ठा एंड गुरु विश्वामित्र। तो ये जो किंग्स थे वो जब भी ग्रेट टीचर्स आया करते थे तो दे वर एक्सपेक्टेड टू गेट अप फ्रॉम देयर थ्रोन एंड रिसीव दोज ग्रेट टीचर्स। तो टीचर्स का स्टेचर बहुत हाई होता था। टीचर्स में से मैंने बोला कि एज अ पेरेंट ट्रीट करते थे अपने जो स्टूडेंट्स थे। इनफैक्ट जो गुरुकुल का जो हम, गुरु मीन्स टीचर एंड कुल मीन्स फैमिली, सो एक फैमिली का पार्ट ही हुआ करते थे गुरु की, वो जो बच्चे हुआ करते थे, स्टूडेंट्स हुआ करते थे। और जो स्कूल्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो रेजिडेंशियल स्कूल्स ही हुआ करते थे, कि टीचर्स एंड पीपल्स जो स्टूडेंट्स थे वो एक साथ रहते थे एंड एक दूसरे से टोटली आइडेंटिफाई किया करते थे उस टाइम पे। और जो गुरुकुल, जैसे मान लो 6 से 8 साल का बच्चा गया तो वो यूजुअली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गुरुकुल में जाता था और यूजुअली 25 साल के होने पे ही वहाँ से निकलता था। और जब भी निकलते से पहले तक वी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो स्टूडेंट था वो शादी नहीं कर सकता है और अपनी एजुकेशन जब कंप्लीट होगी तभी वो ही विल गेट मैरिड। सो एंशिएंट इंडिया का जो टीचिंग सिस्टम था उसमें जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे वो 3 तरह से इंस्ट्रक्शन होते थे। एक तो हो गया श्रवणा, कि लिसनिंग टू द वर्ड टेक्स्ट एज दे वर अटर्ड बाय द टीचर्स। तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो अपने जो शिष्य हुआ करते थे अपने गुरु की वाणी को सुन के, बातों को सुन के सुनते थे। उसके बाद मनना का मतलब होता था कि डेलिब्रेशन होती थी उस टीचिंग पे बारे में, डिस्कशन होती थी और उस टॉपिक पे एक रिफ्लेक्शन ली जाती थी स्टूडेंट से कि भाई मैंने तुम्हें ये बोला है तो अब आप बताओ कि आपकी क्या रिफ्लेक्शन है, आप क्या सीखे और आप इस चीज़ को कैसे एप्लीकेशन के स्टेज पे लेके जाओगे, या इससे तुम क्या अचीव कर सकते हो, क्या क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह की डेलिब्रेशन हुआ करते थे। और तीसरा था निधिध्यासना। निधिध्यासना मीन्स ये हाईएस्ट स्टेज को रिप्रेजेंट किया करता था जहाँ पे क्रिएटिविटी और एप्लीकेशन ऑफ द जो भी स्टूडेंट को जो नॉलेज मिली, जो वर्ड श्रवणा और फिर जो डेलिब्रेशन हुई मनना, उसके बाद निधि मीन्स काम करने का, जो उसको अप्लाई कैसे किया, उसका एक्सपेरिमेंटेशंस हुई और उसका रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है और कैसे उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह के 3 मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे उस टाइम पे। और जो टीचिंग हुआ करती थी वो इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादातर की जाती थी कि पीपल्स वर टॉट इंडिविजुअली, नॉट मासेस। कुछ बातें डायरेक्टली ग्रुप्स में बोल दी जाती थी पर बेसिकली जो डेलिब्रेशंस और जो एप्लीकेशन होती थी वो इंडिविजुअल लेवल पे उस टाइम पे करने का प्रचलन था। यानी कि इतना हायर ऑर्डर थिंकिंग पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे चलता था। इस बात से हम लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन का क्या सिस्टम होता होगा उस टाइम पे, इस बात पे कोई कंक्रीट एविडेंस शुरू में नहीं मिला, बट फिर ऋग्वेद में इसका इन्फरेंस कुछ मिले जिसमें वेरी हाई एबिलिटी को बच्चों को महाप्रजनन कहा गया है, फिर मध्यमा प्रजनन और फिर अल्पा प्रजनन, मीडियम और लोअर ग्रेड स्टूडेंट्स को ऐसे ग्रेड करने का ऋग्वेद में ये चीज़ डिस्कस की गई है। उस टाइम पे जो ट्रैवल ड्यूरिंग एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया कि ट्रैवल वाज रिगार्डेड एज नेसेसरी टू गिव फिनिशिंग टच टू एजुकेशन, कि भाई जब तक हमने जो सब पढ़ा उसको हमने ट्रैवल करके एहसास नहीं किया कि कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक के बीच में उस टीचिंग्स का जो बोला गया है उसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है। इसी तरह से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत हुआ करती थी उस टाइम पे। सो एक बात और नोटवर्दी है कि उस टाइम पे बिल्कुल जो अर्लियर वैदिक पीरियड था, जो उपनिषद का टाइम्स था, उस टाइम पे जो वाइड स्प्रेड एजुकेशन ऑफ वुमेन भी प्रैक्टिस की जाती थी, कि वुमेन को भी राइट्स थे कि अगर वो गुरुकुल में रहना चाहती है
और वो जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा होता था कि उस टाइम पे मैरिज नहीं हो सकती थी, बट अगर वो वुमेन विलिंग है, उनकी फैमिली विलिंग है, सो दे कुड ऑल्सो स्टे इन द गुरुकुल एंड अटेन द एजुकेशन। फिर टीचर्स को जैसे हमने डिस्कस किया कि स्पिरिचुअल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल गाइड माना गया था उस टाइम पे। जो गुरुकुल्स में जो गुरुज होते थे कि टीचर ऑक्युपाइड अ pivotal position in the Vedic system of education. The teacher was a parent surrogate, कि पेरेंट की तरह ही पेरेंट का सब्स्टिट्यूट ही हुआ करता था उस टाइम पे। एंड द टीचर वॉज द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, और जो एक इंस्पिरेशन हुआ करता था अपने स्टूडेंट्स के लिए, एंड एक फ्रेंड, एक टीचर, एक फिलोसफर, एक मॉरल एजुकेटर, रिफॉर्मर, एवेल्यूएटर, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी बिल्डर होता था, इम्पोर्टर ऑफ नॉलेज होता था, विजडम होता था। तो रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट वॉज रिगार्डेड एज एक अल्टीमेट पेरेंट और स्टूडेंट, पेरेंट्स और बच्चों जैसा रिलेशन हुआ करता था। हालांकि वो स्ट्रिक्टनेस या वेरियस मेथड्स उसके लिए खुली छूट थी, कैसे भी वो अपने प्यूपिल्स को टीच करे। एंड ही वॉज ऑल्सो मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, कि उसके इंटेलेक्चुअली वो कितना डेवलप हुआ। ही वॉज ऑलवेज टू कीप अ गार्ड ओवर द conduct of his pupils. He must instruct them as to how to sleep and as what food they need to take, and what items and what behaviors they need to reject. So curriculum उस टाइम का डिस्कस करें तो एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टीमोलॉजी और एथनोलॉजी, जियोलॉजी, ह्यूमन यूजेनिक्स, मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस। तो आपको पता है वॉरफेयर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था टीचिंग का उस टाइम पे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट वॉज सूटेड टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एंड एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। इट वॉज एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना वो बेटर से बेटर हो सकता था। तो उसके बाद प्रॉपर इंडक्शन सेरेमनीज़ और एग्ज़िट सेरेमनीज़ हुआ करती थी। प्रॉपर एक सिस्टम बहुत ही गुरुकुल्स का होता था कि बच्चा कैसे एंटर करेगा, कैसे वो उसको धीरे धीरे ग्रेजुएशन के लेवल तक लेके जाने में एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। बट फिर इसके साथ इस सिस्टम की कुछ वीकनेसेस भी अगर हम डेल्व करें तो एक बहुत ही रिजिड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता था। ये इट वाज नॉट भाई ऐसा नहीं कि भाई आज के स्कूल के इतना कुछ पैम्परिंग वगैरह नहीं होती थी, बहुत ही एक रिजिड सिस्टम हुआ करता था। एंड साथ में हम अगर थिंक करें कि रिलीजन की बहुत इम्पोर्टेंस थी उसमें, अपना रिलीजन को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता था रिलीजन को। और वुमेन के लिए एक सिस्टम इसलिए वीक था कि वुमेन यूजुअली इतने साल अनमैरिड नहीं रह सकती थी, तो वुमेन इसलिए मोस्टली एजुकेशन में पार्ट नहीं ले पाती थी उस टाइम पे। एंड ऑल्सो कि ये मासिस तक इस सिस्टम को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, कि क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे फिर गुरुकुल में एडमिशन क्राइटेरियाज कुछ हुआ करते होंगे उस टाइम पे, जब टीचर 1-to-1 भी ध्यान दे रहा है, छोटे से ग्रुप में भी ध्यान दे रहा है, कि ऐसा नहीं होता था कि पूरा का पूरा कंट्री, पूरा आपका पूरा जो किंगडम था वो पूरा का पूरा एजुकेशन ले सके, ऐसा सिस्टम नहीं था ये। बट ओवरऑल एक बहुत ही डेवलप्ड और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस लर्निंग का ज़रिया हुआ करते थे गुरुकुल, जहाँ पे प्रैक्टिकल टीचिंग बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसके लाइफ के गोल्स क्लियर करते थे, और एक बच्चे को बहुत ही एक हाई ऑर्डर थिंकिंग का बच्चा बनाया जाता था। सो अब इस डिस्कशन के बाद मेरी ये होप है कि जब भी कोई एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बोले तो जो भी व्यूअर होगा उसको एक थॉरो और डीप नॉलेज होगी कि भी एक्चुअली में जो हम बोलते हैं कि एंशिएंट इंडियन सिस्टम था क्या, वो अब हमने सब कुछ आई थिंक काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। हालांकि
कुछ शॉर्ट कमिंग्स अभी भी रह गई होंगी, बट ओवरऑल एक अच्छा, एक ब्रॉड व्यू, एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम की हमें मिली है। आई होप इस वीडियो को सब लोग शेयर करेंगे, और जो आज के स्टूडेंट्स हैं वापस, आज के टीचर्स, आज के स्कूल्स, वो भी एक डिस्कशन टॉपिक्स में इसमें पार्ट लेंगे कि उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है या वेस्टर्न बुक्स हैं उसको कुछ एप करने की, उसको कॉपी करने की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है आज की डेट में। जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि वी डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड आवर गुरुकुल्स, आवर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम फॉर अ successful outcome for our children, so that our children who graduate from the schools, the gurukuls, they become a very successful and complete human being, having deep knowledge and having that respect in the society, and also they understand that what are their duties that they need to fulfill for the society. Thank you.